नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कंसल्ट एवेन्यू में। तो इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही स्पेशल टॉपिक। हमारी सीरीज़ टैक्सेशन 101 में इस हफ्ते हम बात करेंगे कि आप अपने टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं, या यूँ कहिए कि आप अपने टैक्सेस स्मार्टली कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले सेक्शन 80C की डिडक्शंस पे, और ये जानने में कि इन सभी डिडक्शंस में से आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी डिडक्शन रहेगी। फिर दोस्तों हम जानेंगे सेक्शन 80D की डिडक्शंस के बारे में, सेक्शन 80G की डिडक्शंस के बारे में, और अंत में दोस्तों बात करेंगे कुछ बेहद ही इग्नोर्ड डिडक्शंस की, जिसे ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं ये सोचकर कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है या उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई भी वक्त ज़ायर करे जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बातचीत डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के बारे में। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C बेसिकली प्रोवाइड की जाती है इन्वेस्टिंग इन सर्टेन स्कीम्स के लिए। इनका जो मोटिव है सेक्शन 80C की डिडक्शंस देने का, वो ये है कि आपको हैबिट पड़ जाए पैसा सेव करने की वेरियस स्कीम्स के थ्रू। इसके अंडर जो वेरियस ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं वो हैं, सबसे पहला है LIC, फिर आता है हमारा PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिर आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, लेकिन ना कोई नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट वही जिसमें कि 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड हो। फिर आता है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और कुछ नहीं, बेसिकली एक म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और जिनका लॉक इन पीरियड आता है 3 इयर्स का। लॉक इन पीरियड का मतलब रहता है कि इस स्कीम में से आप लॉक इन पीरियड ख़त्म होने से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑप्शन नेशनल पेंशन स्कीम। फिर आता है यदि आप पर कोई हाउस लोन है तो उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट यानी कि जो प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट है उसकी डिडक्शन आप इस सेक्शन के अंडर क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है स्कूल फीस ऑफ चिल्ड्रन, और फिर आता है NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इन सभी ऑप्शंस में से आपको कंपैरिजन करने के लिए आपको ना सिर्फ स्कीम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, बल्कि आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा उनका रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फैक्टर और लॉक इन पीरियड। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस स्कीम में कितना रिस्क है, कितना रेट ऑफ रिटर्न वो मुझे जनरेट करके देगी, और कितना उसका लॉक इन पीरियड है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि थ्रेशोल्ड जो है सेक्शन 80C का वो है ₹1,50,000, यानी कि आप सेक्शन 80C के अंडर ₹1,50,000 तक की ही डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। भले ही आपने सेविंग जो है ज़्यादा की हो, लेकिन आप एट मैक्स जो डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे वो है ₹1,50,000 की। आइए दोस्तों अब बात करेंगे कि स्कीम्स के कंपैरिजन की, और ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है 4 स्कीम्स का चार्ट, कंपैरेटिव चार्ट, यानी कि हमारा ELSS, NPS, PPF और टैक्स सेवर FD। बाकी यूजुअली आप जो भी ऑप्शंस देखेंगे सेक्शन 80C के अंडर वो आपको नॉन रिटर्न जनरेटिंग स्कीम्स के ही मिलेंगे, जैसे कि स्कूल फीस या फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लोन। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि लॉक इन पीरियड्स क्या हैं। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि इक्विटी लिंक्ड वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर लॉक इन पीरियड है सबसे कम यानी कि 3 इयर्स। फिर आती है हमारी NPS जिसका लॉक इन पीरियड रहेगा जब तक कि आप 60 इयर्स के नहीं हो जाते तब तक आप पैसा NPS में से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। फिर आता है हमारा PPF, उसके अंदर लॉक इन पीरियड आता है हमारा 5 इयर्स का मिनिमम, और टैक्स सेवर FD के अंदर हमारा लॉक इन पीरियड आता है 3 इयर्स का। तो इन सब में से जो लीस्ट है वो रहेगा ELSS का। फिर दोस्तों देखेंगे कि रिस्क कैटेगरी हमारा ELSS आता है हाई कैटेगरी में, NPS भी थोड़ा हाई कैटेगरी में रिस्क आता है क्योंकि इसमें रिटर्न आपका फ्लक्चुएट कर सकता है और लॉक इन पीरियड बेहद लंबा है। PPF में हमें लोएस्ट रिस्क है और टैक्स सेवर FD में भी हमें लोएस्ट रिस्क है। अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स सेविंग, यानी कि आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो आपका ऑन स्कीम कितना है। ELSS में लगभग कंजर्वेटिव तरीके से देखें तो आपको 12% के आसपास रिटर्न ईयरली मिल जाता है। NPS में देखें तो 10% आपको रिटर्न मिल जाता है। PPF में आपको आमतौर पर 7% रिटर्न मिलेगा और टैक्स सेवर FD में
मैक्सिमम आपको 6% रिटर्न आज की डेट में मिल जाता है। पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेट ऑफ रिटर्न को हम नहीं देख सकते हैं, हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा टैक्स सेविंग, यानी कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की वजह से हमें जो टैक्स सेविंग होने वाली है ईयरली बेसिस पे, उसकी कॉस्ट को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न जो है आफ्टर टेकिंग इन टैक्स सेविंग हमारा कितना हो जाता है, यानी कि ELSS पे हमारा आफ्टर टैक्स सेविंग कंसिडर करें तो 17% रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। NPS पे कंसिडर करें तो 14.2% आ जाता है, PPF पे 10% और टैक्स सेवर FD पर 8.6% रिटर्न आफ्टर टैक्स सेविंग आ जाता है। तो दोस्तों ये था थोड़ा एक ब्रीफ कंपैरिजन वेरियस स्कीम्स अंडर सेक्शन 80C का। आइए देखते हैं अब इस कंपैरिजन की इंटरप्रिटेशन को। तो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए ELSS, यदि आप यंग हैं या फिर आप पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम रिटर्न और इसमें आपको लॉक इन पीरियड भी लीस्ट मिलेगा, यानी 3 इयर्स का। तो ये स्कीम आपके लिए बेहद लुक्रेटिव हो जाती है। मगर जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप समझदारी से अपना म्यूचुअल फंड चूज़ करें। म्यूचुअल फंड के लिए आपको वेरियस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, जैसे कि टाटा है, रिलायंस है या फिर कोटक है, SBI है और भी बेहद अन्य प्रोवाइडर्स हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप स्कीम डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और फिर इन्वेस्ट करें। यदि आपको सिर्फ सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मेरे हिसाब से PPF में जाना चाहिए आपको, क्योंकि लॉक इन पीरियड तो आपका थोड़ा सा लंबा है। लॉक इन पीरियड आपका लंबा हो जाएगा, लगभग 5 इयर्स का, मगर वो सबसे सेफ एंड सिक्योर है और एक फेयरली अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करता है और आपकी टैक्स सेवर FD से तो कहीं ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके आपको देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D। 80D के अंदर हमें डिडक्शंस मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो इसके अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शन मिलेगी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, जो हम प्रीमियम पे करते हैं अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए, अप टू ₹25,000 यदि हमारी एज जो है 60 ईयर्स से बिलो है, और ₹50,000 यदि हमारी एज 60 से अबव है, यानी कि हम एक सीनियर सिटीज़न है। इसके अलावा हमें डिडक्शन मिल जाएगी मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम की, जो कि हमने अपने पेरेंट्स के लिए पे किया है, ₹25,000 की अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, और ₹50,000 तक की अगर हमारे पेरेंट्स जो है सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि 60 ईयर्स से अबव हैं। ऐसा ना समझे दोस्तों कि यदि आप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम नहीं पे कर रहे तो आपको इस सेक्शन के अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपको डिडक्शन मिल सकती है मेडिकल ट्रीटमेंट की। यदि आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा है अपने लिए, स्पाउस के लिए या बच्चों के लिए, ₹25,000 तक की, या अगर आपकी एज जो है 60 ईयर्स से कम है, और ₹50,000 की अगर आपकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है। सेम ही डिडक्शन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी मिल जाएगी। यदि उनकी एज 60 ईयर्स से कम है तो ₹25,000 की, और अगर उनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो ₹50,000 तक। तो दोस्तों अब बात करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस के बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G की। तो 80G के अंडर जो हमें डिडक्शंस मिलती हैं वो हमें प्रमोट करने के लिए दी गई हैं कि हम वेरियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और रिलीफ फंड्स को पैसा डोनेट करें। हमारे अंदर बेसिकली एक सेंसिटिविटी जनरेट करने के लिए और उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G प्रोवाइड की गई हैं। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट फंड्स हैं वो आपको 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड की डिडक्शन प्रोवाइड करती हैं विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट टू इट, यानी कि आप उन्हें कितना भी पैसा दे सकते हैं, आपको सारे के सारे पैसे की 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड की डिडक्शन मिल जाएगी। 4 गवर्नमेंट फंड्स ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ 50% डिडक्शन ऑन अमाउंट डोनेटेड प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट टू इट, यानी कि आप उनमें चाहे कितना भी पैसा डोनेट करें, आप जितना भी पैसा डोनेट करेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ 50% आपको डिडक्शन अलाउ होगा सेक्शन 80G के तहत। ये जो स्कीम्स हैं इन दोनों की ही लिस्ट आप गूगल के थ्रू निकाल सकते हैं। वो स्कीम्स को यहाँ पे लिस्ट करने से बहुत लेंथी हो जाता और बहुत ही हैवी हो जाता सेशन। अब जो ध्यान में रखने वाली बात है कि ज़्यादातर प्राइवेट ट्रस्ट्स को आप जो भी अमाउंट डोनेट करेंगे उसका आपको केवल और केवल 50% ऑफ अमाउंट डोनेटेड की डिडक्शन मिलेगी।
वो भी सब्जेक्ट टू 10% ऑफ योर इनकम। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपकी इनकम एक साल में 30 लाख रुपीज़ है और आपने 4 लाख रुपीज़ डोनेट किया है, तो आपको जो है मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है 50% ऑफ अमाउंट डोनेटेड, यानी कि ₹2 लाख, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ योर इनकम। आपके इनकम का 10% आता है 3 लाख, दैट इज 30 लाख का 10% 3 लाख, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो है 2 लाख ही मिल सकती है। आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती थी वो अप टू 3 लाख रुपीज़ मिल सकती थी, यानी कि आप मैक्सिमम अमाउंट जो प्राइवेट ट्रस्ट को डोनेट कर सकते थे वो हो सकता था आपका 6 लाख रुपीज़, जिसका 50% हो जाता 3 लाख, और जो कि आपका 10% ऑफ योर इनकम के थ्रेशोल्ड को मीट करता। दोस्तों याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि आपकी डोनेशंस जो है अदर देन कैश मोड में होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें वेरियस रिलीफ फंड्स को या किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, और उनकी मदद करें, और हम कोशिश करें कि इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस टू लिव इन बना पाएँ। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस पार्ट ऑफ वीडियो में जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अदर इग्नोर्ड डिडक्शंस, यानी कि ऐसी सीक्रेट डिडक्शंस जिनको आपने नॉलेज की कमी की वजह से या वक्त की कमी की वजह से इग्नोर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली इग्नोर्ड डिडक्शन जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है सेक्शन 80 CCD 1B की। तो दोस्तों ये क्या है, तो ये बेसिकली एक एडिशनल डिडक्शन दी गई है सेक्शन 80C के अबव, स्पेसिफिकली NPS स्कीम वाले लोगों के लिए। तो यदि आप NPS में पैसा डाल रहे हैं तो आप 1,50,000 तक के जो रिडक्शन सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही साथ सेक्शन 80 CCD 1B में एडिशनल 50,000 की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि टोटल डिडक्शन आपकी हो जाएगी 2 लाख रुपीज़। अमाउंट आप डालेंगे 2 लाख रुपीज़ तो आपको मिल जाएगी ये वाली डिडक्शन। और इस डिडक्शन के आने से जो है रिस्क बेसिकली आपको स्कीम में लो नज़र आएगा, और रिटर्न भी है काफ़ी अच्छा अगर आप टैक्स सेविंग को कंसिडर करेंगे। लेकिन और दोस्तों ये ध्यान में रखने वाली बात जो है, जो थोड़ा नेगेटिव चला जाता है इस स्कीम के लिए, वो है कि आपका लॉक इन पीरियड बहुत हाई है, यानी कि आप जब तक 60 ईयर्स ऑफ एज के नहीं हो जाते तब तक आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप इसे एडिशनल सेविंग के लिए यूज़ करना चाहें, कि मान लीजिए आपने सेक्शन 80C में अन्य डिडक्शंस को क्लेम कर लिया है, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर साल इस स्कीम में ज़रूर डालें NPS में, और उसे सेक्शन 80 CCD 1B के तहत क्लेम करते रहें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी सेकंड इग्नोर्ड डिडक्शन के बारे में, यानी कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के बारे में। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA अपनी सैलरी का पार्ट नहीं मिल रहा है, जो कि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी ओन नहीं करते, ना ही उनके स्पाउस ना ही उनके बच्चे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन करते हैं। उन लोगों के लिए डिडक्शन है। वो लोग रह रहे हो रेंटेड प्रेमाइसेस में और पे कर रहे हो रेंट। यही क्राइटेरिया मस्ट है कि वो रेंटेड प्रेमाइसेस में रह रहे हों और पे कर रहे हों रेंट। तो इस सेक्शन के अंदर हमें मिल जाती है डिडक्शन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। जितना भी रेंट पे कर रहे हैं 10% ऑफ टोटल इनकम के ओवर एंड अबव उसकी, या फिर 5,000 पर मंथ की, या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम। इन तीनों अमाउंट्स में से जो भी आपका लीस्ट आएगा उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80GG के अंडर मिल जाएगी। यही सेम डिडक्शन ना केवल सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए भी अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों आप यदि ये रेंटेड हाउस में रहते हैं और आपके नाम पर या आपके स्पाउस के नाम पर या आपके बच्चों के नाम पर कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस डिडक्शन के तहत आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हमारी आखिरी सबसे इग्नोर्ड डिडक्शन की, वो है डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। दोस्तों ये जो डिडक्शन है ये आप ना केवल अपनी रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आपके नाम पे जो हाउस प्रॉपर्टी और आपने उसे रेंट पे दिया हुआ है, ना केवल आप उसके रिस्पेक्ट में ले सकते हैं बल्कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपने जो हाउस लोन लिया है आप उसके तहत भी ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए एट मैक्स आपको एक साल में इंटरेस्ट डिडक्शन जो है वो मिलेगी ₹2 लाख, और रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी इंटरेस्ट पे करें आप सारा का सारा डिडक्शन उसे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डिडक्शन है ये आपकी इन एडिशन टू प्रिंसिपल रीपेमेंट अंडर सेक्शन 80C के
ओवर एंड अबव है, यानी कि मान लीजिए आपने प्रिंसिपल रीपे किया है 1,50,000 और इंटरेस्ट रीपे किया है साल में 80,000, तो 1,50,000 तो आप सेक्शन 80C में क्लेम कर ही सकते हैं। 80,000 अलग से आप सेक्शन 24B में अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंडर क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद कई सारी काम की जानकारी, कई सारे कंपैरिजंस और इंटरप्रिटेशंस मिले होंगे जिनसे आप अपने टैक्सेस को स्मार्टली प्लान कर पाएंगे और सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते में कुछ ज़रूरी जानकारी या फिर कुछ अन्य कंपैरिजंस लेकर। तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल कंसल्ट एवेन्यू के साथ। इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कीजिए।